आई एम खुशी एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद नोट्स। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उसकी 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट किया था और सेकंड जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने फॉर्मेट बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का कि क्या फॉर्मेट होता है, क्या रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके हमने किन किन एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आइटम्स डालनी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो सीधा सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती हैं, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती हैं और कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती हैं। वो सारी आइटम्स मैंने आपको बता दी हैं कि वो किस एक्टिविटी से रिलेटेड हैं और किस में जाएंगी। अब बात ये करते हैं कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं जो दो दो जगह पर जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर का भी हमें दिया होता है कि ये प्रीवियस ईयर की आइटम की जो वैल्यू है वो इतनी है और करंट ईयर की जो ये आइटम है उसकी वैल्यू इतनी है। तो हमने इस वीडियो में हमने यही एडजस्टमेंट्स करनी है कि हमने प्रीवियस ईयर की जो आइटम है, जिस आइटम की जो प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू है उसे हमने कहाँ लिखना है और करंट ईयर की जो वैल्यू है उसे हमें कहाँ लिखना है। आज की वीडियो हमारी इसी चीज़ के ऊपर है। इस वीडियो में हम 4 आइटम्स की ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट जो आइटम होगी वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है वो कहाँ पर जाता है, किस एक्टिविटी में जाता है या किस एक्टिविटी में नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, वो चीज़ आज हम करेंगे। नेक्स्ट बात आती है हमारा टैक्सेशन जो हमारा होता है। टैक्सेशन मतलब कि जो टैक्स है वो कहाँ लगेगा, किस हमारी जो एक्टिविटी है उसमें टैक्सेशन को हम लिखेंगे, प्रीवियस ईयर को कहाँ लिखेंगे और करंट ईयर की जो टैक्सेशन है उसे हम कहाँ लिखेंगे। अगर टैक्सेशन रिफंड होता है तो हम कहाँ लिखेंगे, वो हम आज करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि हमारा जो डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे कि डिविडेंड कहाँ हमने लिखना होता है, कहाँ पर नहीं लिखना होता है। डिविडेंड भी 2-3 तरीके के होते हैं, जैसे कि प्रपोज डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड होता है। तो इन्हीं डिविडेंड्स की बात करेंगे कि हमने प्रपोज डिविडेंड के जो प्रीवियस ईयर का है उसे कहाँ लिखेंगे, करंट ईयर का कहाँ लिखेंगे। जो डिविडेंड की बात कर रहे हैं हम, तो डिविडेंड कहाँ लिखेंगे। और एक डिविडेंड जो हमारा करंट डिविडेंड होता है, जो हमारा इंटरिम डिविडेंड होता है, मतलब हाफ ईयरली जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, तो वो उसका कहाँ लिखेंगे, वो भी ट्रीटमेंट हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट हमारी बात आती है फिक्स्ड एसेट के डेप्रिसिएशन की। फिक्स्ड एसेट्स के डेप्रिसिएशन की, कि डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको पता है 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आज आप समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन को 2 तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है। एक सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया जाता है और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से इसको कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल मेथड को हम ओरिजिनल मेथड भी बोलते हैं। एक ओरिजिनल मेथड होता है, ओरिजिनल, जस्ट मिनट, ओरिजिनल मेथड होता है सिंपल मेथड, और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है कि हर साल हमें वैल्यू को कम करते जाना है, ये चीज़ मेथड होता है। तो आज हम इन्हीं 4 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ शो होगा, टैक्सेशन, डिविडेंड और फिक्स एसेट का जो डेप्रिसिएशन होता है उसे हम कहाँ पर शो करेंगे। सबसे फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कि कैश और कैश से मिलती जुलती चीज़ें, मतलब वो चीज़ें जिनको हम, कुछ ऐसी आइटम्स या कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें उनको हम कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब तो वही पैसा हो गया। कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, चेक आता है, डीडी आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक्स आते हैं, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो हमारी कैश इक्विवेलेंट में आती है, क्योंकि इन चीज़ों को हम कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वही हम बात करते हैं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट को हम पोस्ट कहाँ करेंगे, कहाँ पर हम उसे डालेंगे। हम इसे एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या हम इन तीनों में से किसी एक्टिविटी में डालेंगे? तो इसका आंसर है नो, हम इन एक्टिविटीज़ में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने यही निकालना है। हमारा आंसर ही यही है कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश को देखना है कि कैश की पोजीशन क्या है, कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, कैश की इनफ्लो हो रही है या आउटफ्लो हो रही है। तो हमें यही चेक करना है, इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक करना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे मेन मोटिव है। तो कैश का जो अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा। तो अगर आपको याद हो कि मैंने जो पिछली वीडियो में आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाया था, जैसे कि ये था, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ली थी, फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ली थी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ली थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैश को नहीं लिया। इस पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने कैश को नहीं लिया। कहाँ लिया? जब ये तीनों चीज़ें खत्म हो जाती हैं तो हम टोटल करके देखते हैं कि जो हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ है वो कितना है, कैश एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना है और कैश एट द एंड ऑफ द ईयर है। तो इसकी पोस्टिंग
कहाँ होगी, इसकी पोस्टिंग ना तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगी, ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगी, और ना ही फाइनेंशियल एक्टिविटी में होगी। इसकी जो टैली होगी इसके अकॉर्डिंग हम आंसर को मैच करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। हमारे क्वेश्चन में कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी दिया होता है, कैश एट द एंड ऑफ द ईयर भी दिया होता है, जिसे हम पोस्ट करेंगे यहाँ, बिगिनिंग वाले को यहाँ और एंड वाले को यहाँ पे। इन दोनों को पोस्ट करने के बाद इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हम यहाँ पे रिटन डाउन करेंगे, और उसके बाद हम ए जो हमारी पार्ट होता है, ए पार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, उसको जितना भी हमारा अमाउंट आएगा वो प्लस में हम करेंगे जो हमारी सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अमाउंट आएगा वो, और जो थर्ड हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी का जो हमारा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, उसका अमाउंट। हम इन तीनों को ए प्लस बी प्लस सी को प्लस करके जो हमारा आएगा वो कैश बिगनिंग और कैश एंड का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब आपने अपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, ठीक है। यही बेसिक चीज़ है कैश और कैश इक्विवेलेंट का, जो मुझे आज आपको बताना था। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है हमारा टैक्सेशन की। टैक्सेशन को हम कहाँ लिखेंगे, टैक्सेशन प्रीवियस ईयर का कहाँ लिखेंगे और करंट ईयर का हम कहाँ लिखेंगे, वो अब हम डिस्कस करते हैं। देखो अब टैक्सेशन की बात आती है, मैं आपको बुक से ही ये चीज़ समझा रही हूँ कि टैक्सेशन को अगर हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उसकी हमें ट्रीटमेंट करनी है कि कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, तो हम कैसे करेंगे। सब इसके आपके पास 3 पॉइंट्स होते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स के तरीके से आपके क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। जैसे कि सबसे फर्स्ट इन्होंने कहा है कि एडजस्टमेंट नहीं दी गई। आपका एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के नीचे कुछ लाइन्स लिखी होती हैं एडजस्टमेंट्स की, तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका पॉइंट यही आता है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे आपको किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया। मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाती हूँ कि क्या होता है क्वेश्चन। जैसे कि ये 6th क्वेश्चन देखो, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में इस तरीके से आपको एक बैलेंस शीट दी होती है और बैलेंस शीट के नीचे आपको नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं। जैसे कि ये चीज़ें आपकी शेयर कैपिटल है 1, मतलब शेयर कैपिटल सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं है, इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का बराबर हिस्सा है, जितना भी प्रोपोर्शन में वो दिया हुआ है तो उन दोनों का हिस्सा है। तो इसलिए शेयर कैपिटल सिर्फ शेयर कैपिटल ना हो कि वो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों है। नेक्स्ट जैसे हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में काफ़ी सारे रिजर्व्स आते हैं, जैसे जर्नल रिजर्व हो जाता है या फिर किसी भी तरह का आप रिजर्व बना के रखते हैं तो वो रिजर्व आ जाता है, और एक बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा जो बैलेंस होता है वो भी रिजर्व में के अंदर आता है। ये तो हमारे होते हैं नोट्स टू अकाउंट। लेकिन एडजस्टमेंट्स कौन सी होती है, एडजस्टमेंट्स होती हैं ये जो हमें ये पॉइंट्स में दे रखा है, हमें कुछ भी चीज़ दी होती है, हमारा क्वेश्चन दिया होता है, एडजस्टमेंट्स होती हैं ये। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, आपके पॉइंट्स में कुछ भी नहीं बोला गया है टैक्स के बारे में, सिर्फ आपको बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक आपको क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया है प्रोविजन का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, कि ये आपको इतना है, तो आप उस वक्त क्या करोगे। आपको 2 चीज़ें दी होंगी, एक ओपनिंग बैलेंस और एक क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब कि इस साल का जो आपका क्या है, कितना आपका टैक्स इस बार का डिटरमाइन हुआ है, वो होता है आपका ओपनिंग ईयर का। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है मतलब कि आपके पिछले साल का कितना है, तो पिछले साल का जो आपका टैक्स होगा उसको आप कहाँ लिखेंगे, जो प्रीवियस ईयर का टैक्स होगा वो आपको लिखना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करके। मैं आपको यहाँ पे एक और दिखाती हूँ, जो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रखी है हमारी बुक में, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें देखो ये टैक्सेशन को माइनस किया गया है, जस्ट हेयर ये देखो इनकम टैक्स पेड, कितना पेड किया गया, जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा इसको हमने लेस करना है, कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से। यहाँ से देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रही है और यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आगे शुरू होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको प्रीवियस ईयर का माइनस करना होता है टैक्स। प्रीवियस ईयर का यहाँ पे क्यों करते हैं, क्वेश्चन अब ये अराइज होता है। प्रीवियस ईयर का इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जो हमारी जो कंपनी है, हमारी फर्म है या कुछ भी है, वो इस ईयर का टैक्स पे कभी भी नहीं करती, हमेशा कब का करती है, प्रीवियस ईयर का। जब भी टैक्सेशन अगर आप पढ़ोगे, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपके सब्जेक्ट जरूर आएगा एक टैक्सेशन का, उसमें एक रूल होता है कि एक तो करंट ईयर होता है और एक प्रीवियस ईयर होता है। करंट ईयर को असेसमेंट ईयर बोला जाता है। असेसमेंट ईयर मतलब कि आप इस ईयर में अपनी जो इनकम है उस पे टैक्स को एसेस करोगे, असेस मतलब कैलकुलेट करोगे, इसलिए करंट ईयर को असेसमेंट ईयर बोला जाता है और प्रीवियस ईयर को पेड ईयर बोला जाता है। मतलब इस ईयर में आपको अपनी इनकम पर इस साल की इनकम, जो पिछले साल की इनकम होती है, उस पर हमें पे करना होता है। मतलब क्या हुआ कि असेसमेंट ईयर मतलब हम असेसमेंट करते हैं करंट ईयर में, किस ईयर का असेस करते हैं, पिछले ईयर का, प्रीवियस ईयर का। मैं आपको दोबारा एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक करंट ईयर होता है और एक असेसमेंट ईयर होता है। तो
सॉरी, एक करंट ईयर होता है और एक प्रीवियस ईयर होता है, मतलब पिछले ईयर। इस ईयर में हम इनकम को कमाते हैं, हम इनकम को जनरेट करते हैं, हम इनकम को कमाते हैं, और करंट ईयर में उस इनकम को असेस किया जाता है जो हमने पिछले साल में कमाई है, असेस किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और इस ईयर में पिछले साल का टैक्स पे किया जाता है। ठीक है, इस ईयर में पिछले साल का टैक्स पे किया जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर होता है और एक करंट ईयर होता है। करंट ईयर को असेसमेंट ईयर भी बोलते हैं, और प्रीवियस ईयर को पेड ईयर नहीं बोलते हैं, पेड ईयर यही होता है, इसको बोलते हैं इनकम जनरेटिंग ईयर। ठीक है, इनकम ईयर। इसलिए जो प्रीवियस ईयर का जो भी हमारा प्रोविज़न होता है टैक्स का, इसका मतलब हम प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है वो इस साल में पे करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने से हमारी यहाँ पे अमाउंट जो होती है वो लेस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो चीज़ आती है वो आता है कि अगर हमारे करंट ईयर की बात करें, हमें दो दिए हुए हैं, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को हमने कहाँ लिख दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर दिया। अब जो हमारे करंट ईयर का है, करंट ईयर को हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ। हमारे जो नोट्स टू अकाउंट मैंने आपको बना के दिखाए थे, तो नोट्स टू अकाउंट में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर एक टैक्स को प्लस करते हैं जो कि करंट ईयर का होता है, तो उसको हम यहाँ पर प्लस करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर गवर्नमेंट आपको कुछ अपने टैक्स का प्रपोर्शन वापस करती है कि आपने फॉर एग्जांपल ज़्यादा पे कर दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप ज़्यादा पे कर देते हो, गलती से कर देते हो, कई बार आपको करना पड़ता है, तो आपको रिफंड मिल जाता है। तो अगर रिफंड मिलता है तो वो भी आप यहाँ पर ही माइनस करोगे। रिफंड ऑफ टैक्स यहाँ पे माइनस होगा, करंट ईयर का यहाँ जाएगा, और प्रीवियस ईयर का आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से माइनस होगा। ये थी हमारी फर्स्ट हमारी टैक्सेशन की पॉइंट। टैक्सेशन का भी सिर्फ एक पॉइंट हुआ है, 2 पॉइंट्स रहते हैं, उसको हम अब करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि व्हेन द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन। अगर हमें इस ईयर का हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना रखा है, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है, हम कुछ रिजर्व्स बना के रखते हैं, एक तरीके का रिजर्व बना रखा है कि हमें जब टैक्सेशन पेमेंट करनी पड़ेगी तो हम इस रिजर्व में से उठा के गवर्नमेंट को पैसे दे देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम रिजर्व बना लेते हैं तो हमें क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, तो हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद हम पोस्टिंग करते हैं हमारे जो भी हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है उसमें। लेकिन सबसे फर्स्ट हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ये उसका अकाउंट का फॉर्मेट है। ऊपर हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये पता ही होगा। पर्टिकुलर अमाउंट ये हमारा एक प्रोसीजर चलता है, इस तरीके से आपको बनाना होता है। सबसे फर्स्ट जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो हम लिखेंगे जो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमारी जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें हमें जो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमें वो लिखना होता है। ओपनिंग बैलेंस हमारा जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि जो टैक्सेशन है वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को हम क्रेडिट साइड में सबसे फर्स्ट उसकी बैलेंस हम लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा जाएगा यहाँ पर, बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉट डाउन एंड कैरिड डाउन। तो हम यहाँ पर बीडी और सीडी करके बैलेंस को यहाँ पर लिखते हैं। फिर इन्होंने बोला कि हमने जो टैक्सेशन का प्रोविज़न बना रखा है, तो प्रोविज़न जब हम बना के रखते हैं तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जाता है हमारा बाय में, मतलब कि ऊपर जो एंट्री इसकी बनेगी वो बनेगी स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। इसीलिए जो यहाँ पर जो एंट्री बनती है वो बनती है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसी के यहाँ पर जितना भी अमाउंट हमने प्रोविज़न का बना रखा है, प्रोविज़न फॉर टैक्स हो, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। अब हमारे पास 3 चीज़ें हो चुकी हैं। फर्स्ट हमने कर लिया है ये, सेकंड ये और थर्ड ये, मतलब कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था और प्रोविज़न, हमें 3 ही चीज़ें गिवन थी। 2 चीज़ें हमें बैलेंस शीट में गिवन थी और एक हमें एडजस्टमेंट में गिवन थी, जो कि हमने प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बना रखा है। इन तीनों को हम टैली करेंगे, हमारा एक बैलेंस फिगर निकल जाएगा जो कि हमने टैक्स पे किया होगा ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पे हमने आज इस साल में किया है, करंट ईयर में पे किया है, लेकिन ये है कब का, प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स होगा वो हम कहाँ लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे ये जो टैक्स पेड है। और जो ये प्रोविज़न फॉर टैक्स है, मतलब प्रोविज़न हमने इस साल का बनाया है कि हमने अगर आने वाले टाइम में हमें टैक्स पे करना है तो हम इस प्रोविज़न से निकाल के दे देंगे। तो इस प्रोविज़न का जो हम लिखेंगे वो हम नोट्स टू अकाउंट में ऐड करेंगे, जैसे कि हमने पहले किया है। अगर रिफंड ऑफ टैक्स होता है तो उसको हम फिर से लेस कर देंगे। तो यही था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बिल्कुल मिलता जुलता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें आ जाता है व्हेन टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। जब हमें ये पता हो कि हमने टैक्स पे कितना किया है इस ईयर में, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। सबसे फर्स्ट सेम वही प्रोसीजर सेम रहेगा। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस बीडी हम यहाँ लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस सीडी हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट्स में दे रखा है कि टैक्स पेड आपका इतना अमाउंट है, जितना भी कहा गया है, तो वो आप लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। अब टू बैंक अकाउंट क्यों लिखते हैं हम, बाय बैंक अकाउंट क्यों नहीं लिखते, आप लोग ये बोलोगे। लेकिन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने जर्नल एंट्रीज की होंगी कि जब भी हम कैश देते हैं या बैंक से हमारी जो एंट्री होती है, जब भी हमारी तरफ से कैश जाता है तो हम लिखते हैं टू कैश और टू बैंक। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक
आपको मैं एक तरीका बता देती हूँ ये याद रखने के लिए कि अगर आपके पास कैश आया तो उस कैश की इंपॉर्टेंस है आपके लिए कि आपके पास पैसा आ रहा है, तो इसलिए कैश को आप ऊपर रखोगे अगर आपके पास कैश आ रहा है। कैश क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने सेल किया है, कोई भी फर्नीचर सेल कर दिया, तो लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर वगैरह, कुछ भी जो भी आपने सेल किया, मतलब कैश आ रहा है तो आप कैश को ऊपर रखो। अगर आपने कुछ खरीदा है, खरीदने से पैसे जाएगा आपके पास, तो पैसा जाएगा तो कैश को नीचे लिखो, तो टू कैश। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्नीचर ही परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज किया या फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब कैश अगर जा रहा है, व्हाट गोज आउट, तो ये लिखोगे आप नीचे और कैश लिखोगे ऊपर अगर आपके पास पैसा आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो, पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो आप कहाँ लिखोगे? टू। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, किस चीज़ के लिए जा रहा है? प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेमेंट कर रहे हैं हम, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हमारा आ गया यहाँ पे जो कि टैक्स पेड किया है, फिर हम टैली करेंगे, जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो हमारा प्रोविजन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को पोस्ट नहीं करना है, चाहे वो बी पॉइंट है चाहे सी पॉइंट है, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट दी हुई है, आपको उसको एक अकाउंट बना के जो आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलती है आपको उसी को पोस्ट करना है। तो ठीक है, यहाँ पे आप क्या पोस्ट करोगे? टैक्स पेड। टैक्स पेड कहाँ जाएगा हमारा, कहाँ जाएगा? आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और आप सोच के देखिए कि आपका जो टैक्स पेड है वो कहाँ जाएगा और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ जाएगा। आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए ताकि मुझे आपको पता लगे कि आप लोग को समझ कितना आ रहा है, क्योंकि मैं ऊपर वाला आपको बता चुकी हूँ। वीडियो को पॉज करो और ज़रूर लिखो, लेकिन मुझे आंसर देना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि टैक्स पेड जो है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस होगा, क्योंकि एट प्रेजेंट हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, और जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो हमारा जो नोट्स टू अकाउंट में ऐड होगा। तो ये था हमारा टैक्सेशन की पॉलिसीज़। जो टैक्सेशन है उसकी एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी तो वो आज हमने इसमें किया है। अब मैं आपको टैक्सेशन की एक क्लियरिटी देने के लिए मैं आपको एक पॉइंट दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरी बुक से, जो कि ये बीकॉम की बुक है और इसके वीके पब्लिकेशन की बुक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें जो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर टैक्सेशन दे रखा है, मैंने आपको टैक्सेशन के 3 पॉइंट समझाए, उसमें से एक पॉइंट यहाँ पर फॉलो होगा। सबसे पहले देखो टैक्सेशन दे रखा है, कितना दे रखा है? 2017 20,000 दे रखा है, और 18 35,000 दे रखा है। तो ये चीज़ देखो, जो 20,000 है वो 2017 की है और 35,000 2018। मतलब हमारे साल के शुरुआत में, मतलब ओपनिंग हमारा जो बैलेंस हुआ वो 20,000 हुआ और क्लोजिंग 35,000 हुआ। उसके बाद हमें जो टैक्सेशन दे रखा है वो 25,000 दे रखा है। क्या पेड दे रखा है, यहाँ पे प्रोविजन नहीं लिखा। अगर प्रोविजन लिखा होता तो हम प्रोविजन के अकॉर्डिंग लिखते। तो यहाँ पे अब एडजस्टमेंट क्या होगी, तो सबसे फर्स्ट देखो हमें एक अकाउंट बनाना होता है। आप अपने एग्ज़ाम में ये लाइंस थोड़ी सीधे रखिए, क्योंकि मेरे पास अब एट प्रेजेंट स्केल सेकंड रूम में पड़ा है तो मैं आपको नहीं ला के दिखा सकती। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारा आएगा बाय बैलेंस BD एंड टू बैलेंस CD। यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारा एट प्रेजेंट कितना है? हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था 20,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पर 20,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20,000। और हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का जो हमारा है 35,000, यहाँ देखिए 35,000 जो हमारा है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन एज एट प्रेजेंट के जो ईयर का है वो है, मतलब हमारे ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 35,000। अब बात आई जो इन्होंने एक एडजस्टमेंट दे रखी है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000 है, तो 25,000 टैक्स पेड है। अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पर मैं बाय में टैक्स पेड लिखूँ या यहाँ पर टू में टैक्स पेड लिखूँ? तो मेरा आंसर आएगा कि यहाँ पर टैक्स पेड मतलब बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगा, और बैंक अकाउंट, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? टैक्स पेड, कि आपने टैक्स की पेमेंट की है। कितने की है? यहाँ पे 25,000। यहाँ से आपको अब टैली करनी है। टैली करोगे तो 25,000 और 35,000 हुए 60,000। 60,000 में से 20,000 गए तो 40,000 यहाँ पर आ जाएगा, और 60,000 हमें यहाँ पे दोनों इक्वल टैली हमें दिखानी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। अब बात आती है कि बैलेंसिंग फिगर का जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, क्या इसे हम कहीं लिखेंगे? कहीं ओपनिंग जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, या नोट्स टू अकाउंट्स है, तो कहीं लिखेंगे? तो नहीं लिखेंगे। ये दोनों को हम कहीं भी नहीं लिखेंगे। किसको लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको और इसको मतलब कि जो हमारा पेमेंट हुआ है इसको हम कहाँ लिखेंगे? हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम करेंगे इसको माइनस, ठीक है। और जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है उसको हम क्या करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में
नोट्स टू अकाउंट्स में हम करेंगे इसको ऐड। ठीक है, तो हम अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या कहता है। ठीक है, सोल्यूशन में चलो सबसे फर्स्ट यहाँ से आप देखते जाओ कहाँ पर टैक्स पेड की हो रही है। ये देखो टैक्स पेड कितने 25,000 माइनस कर दिया। अब देखो वही चीज़ 25,000 थे, इसको हमने क्या किया ऑपरेटिंग में से माइनस कर दिया। सेम यही बोल रहा है कि ऑपरेटिंग में से टैक्स पेड को माइनस करना है 25,000। नेक्स्ट देखो टैक्स पेड की कहीं एंट्री हो रही है, नहीं होगी। नेक्स्ट जाते जाओ वर्किंग नोट्स आ गए। वर्किंग नोट्स में सबसे फर्स्ट प्रॉफिट हमें यहाँ नहीं देखना, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ टैक्स का दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ऐड क्या करना है, इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड मैं आपको आगे समझाऊंगी अब। और प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000, तो यहाँ पर क्या किया हमने, ऐड किया 40,000 प्रोविजन ऑफ टैक्स। मैंने भी यही बताया था आपको कि प्रोविजन ऑफ टैक्स 40,000 आपको नोट्स टू अकाउंट्स में ऐड करने हैं। तो ये था आपका टैक्सेशन को करने का। अगर आपको समझ आया तो मुझे ज़रूर बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए या मुझे कमेंट करके बताइए कि समझ आ गया है, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे ही आपको समझाती जाऊँ और आपको समझ ही ना आए तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ आया है। कोई भी अगर आपको, मैंने आपको ये 4 चीज़ें करवानी है, कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टैक्सेशन, डिविडेंड और फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन। इन चारों में से आपको जो समझ आता है आप मुझे बताइए कि हाँ ये पॉइंट्स आपको समझ आए हैं, अच्छा समझाया है या नहीं समझाया। आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए, और इनमें से कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आता तो आप वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं इसको इम्प्रूव करके दोबारा आपको समझा सकूँ। नेक्स्ट हमारी जो एडजस्टमेंट की बात आती है वो है डिविडेंड की। डिविडेंड को की एडजस्टमेंट अब हम कैसे करते हैं। ठीक है, डिविडेंड हमारा एक ऐसी चीज़ है जो हमें कब देना पड़ता है, जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं। ठीक है, शेयर्स को इशू करने के बाद चाहे हमारे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, किसी भी तरह की वो शेयर्स हो, हमें उसकी एज अ इनकम हमें देनी पड़ती है डिविडेंड। जैसे आप इंटरेस्ट की बात करते हो, अगर आप लोन लेते हो या लोन देते हो तो उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो उसी तरीके से जब शेयर्स को इशू किया जाता है तो शेयर्स को इशू करने पर एक डिविडेंड दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है, या इंटरिम डिविडेंड होता है जो हाफ ऑफ द ईयर दिया जाता है। इसमें अगर हम बात करें कि डिविडेंड कब दिया जाता है, आपने पिछले जो मैंने अभी आपको टैक्सेशन का बताया, तो टैक्स हम कब पे करते हैं, पिछले ईयर का, मतलब कि प्रीवियस ईयर का जो टैक्स होगा वो हम कब पे करते हैं, करंट ईयर में पे करते हैं। और सेम एज इट इज़, जैसे कि जो हमारा डिविडेंड है वो भी कब हम पे करेंगे, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड हम करंट ईयर में पे करते हैं। क्योंकि टैक्सेशन की पेमेंट के बाद ही देखा जाता है कि हमारे पास इनकम बची है या नहीं बची, ताकि हम डिविडेंड दें या ना दें। क्योंकि ये डिसीजन टोटली उनका होता है, जो मैनेजमेंट होता है उनका होता है कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको हम डिविडेंड दें या ना दें। अगर एक फर्म है, कंपनी है, उसका प्रॉफिट अच्छा होता है तो दिया जाता है डिविडेंड। अगर एक फर्म है वो डूब रही है, उसके पास पैसे नहीं है डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए, तो वो नहीं देती। टैक्स की पेमेंट के बाद ही डिविडेंड के बारे में सोचा जाता है कि डिविडेंड दी जाए या ना दी जाए। तो अब डिविडेंड से रिलेटेड भी कुछ बुक से हम रीड कर लेते हैं कि बुक क्या कहती है। तो बुक में भी यही कहा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 होता है, जो कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इशू किया है। यहाँ बुक में शायद मिस्टेक है, आप देख लीजिए 3 है या 4 है। तो 3 होता है रिवाइज्ड, जो 1 अप्रैल 2001 से मैंडेटरी कर दिया था कंपनीज के लिए या फर्म्स के लिए कि उन्हें अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो उसी फॉर्मेट को फॉलो करके बनानी पड़ेगी, जो मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में आपको बताई है। तो इसमें क्या कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज्ड ये प्रिस्क्राइब करता है कि प्रपोज डिविडेंड जो भी है वो लाइबिलिटी बनती है अगर शेयर होल्डर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में, अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी है कि डिविडेंड दी जाएगी तो वो लाइबिलिटी बन जाती है और उन्हें पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कैसे मर्जी करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि जब एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव कर दिया गया कि डिविडेंड दिया जाएगा, तो विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के 5 दिन के जो हमारे डिक्लेरेशन होता है, 5 दिन के अंदर अंदर उन्हें एक सेपरेट बैंक अकाउंट, जिसे हम डिविडेंड बैंक अकाउंट बोलते हैं, तो उसमें डिपॉजिट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही बोलते हैं कि जो ये जब अप्रूव्ड हो जाए एनुअल जनरल मीटिंग में तो ये लाइबिलिटी बन जाती है। हाउएवर जो कि है ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है, जो करंट ईयर की होती है वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मीन्स कि जैसे ये लगा लो कि रेनफॉल के ऊपर है, रेनफॉल होगी या नहीं होगी, अनसर्टेनिटी है। तो यही अनसर्टेनिटी होती है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम आपको लाइबिलिटी है हमारी, हम आपको पेमेंट करेंगे, अगर हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। तो करंट ईयर का समझ लीजिए, करंट ईयर की हम अगले साल में सोचेंगे कि हमारा
प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ, हम आपको देंगे या नहीं देंगे। तो इसलिए कैश फ्लो पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये जो शो होगा वो नोट्स टू अकाउंट में हम दिखा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है, हमें अगले साल में देनी है। तो नोट्स टू अकाउंट में हम एक लाइन लिख सकते हैं कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इतने की है, वो अगले साल में देखेंगे कि देनी है या नहीं देनी, क्योंकि कॉन्टीजेंट नाम से ही क्लियर होता है। नेक्स्ट बात आती है कि जो प्रीवियस ईयर की हमें प्रपोज डिविडेंड दिया गया है उसको हम कहाँ पर शो करेंगे। तो एक चीज़ याद रखना कि जो प्रपोज डिविडेंड है वो डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है, डिविडेंड पेड है, कि आपको जो डिविडेंड देना है, मतलब आपने शेयर्स को इशू किया है उसके बेसिस पे। इसका मतलब ये नहीं कि आप शेयर होल्डर हो तो आपको जो ये डिविडेंड है वो मिलेगा। इसका मतलब है कि जिस एक कंपनी है उसको पेमेंट करनी है। डिविडेंड पेड की बात हो रही है, डिविडेंड रिसीव्ड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो डिविडेंड पेड की बात जब हम कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो सबसे फर्स्ट इसमें दो चीज़ें, दो जगहों पर जाता है। सबसे फर्स्ट कहाँ जाता है कि जब हम डिटरमाइन करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट जब हम नोट्स टू अकाउंट्स, मैंने आपको बताया कि जब टैक्सेशन भी वहाँ पर जाकर प्लस होता है, तो उसी तरीके से जो डिविडेंड होता है प्रीवियस ईयर का वो भी वहाँ पर जाके प्लस होता है। सेकेंड एंट्री कहाँ जाती है कि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में शो करते हैं। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको ये दोनों ही चीज़ें बता दी हैं, तो एट प्रेजेंट हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। आप लोग सेकेंड वीडियो में जाकर जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें आपको पूरा फॉर्मेट समझाया है। तो मैं आपको फॉर्मेट में ही दिखा देती हूँ क्या कह रहा है। सबसे फर्स्ट इन्होंने कहा कि हम डिविडेंड को प्लस करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। जब हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो ऐड कर रहे हैं हम प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का, मतलब प्रीवियस ईयर का हम जो प्लस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमने जो डिविडेंड दिया है लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इंट्रीम डिविडेंड होता है कि फॉर एग्जांपल आपके प्रॉफिट्स अच्छे चल रहे हैं, तो आपकी जो कंपनी है या मैनेजमेंट है या जो शेयर होल्डर्स ने इकट्ठे एजीएम मीटिंग बुलाई, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई, और उसमें कहा कि आपको इंट्रीम डिविडेंड दिया जाएगा। इंट्रीम मतलब हाफ ईयरली जो डिविडेंड है आपको दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे। प्लस यही चीज़ यहाँ पर भी होती है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपको पेमेंट की जाएगी, दोनों तरफ आप यहाँ पर लिखोगे। तो ये थी हमारी डिविडेंड की एक एडजस्टमेंट्स कि ये डिविडेंड को किस तरीके से हम लिखते हैं। करंट ईयर का कहीं भी नहीं जाएगा और प्रीवियस ईयर का दोनों जगह पर प्रीवियस ईयर का ही जाएगा। करंट ईयर का जो होता है वो हमारी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है। सेकंड क्वेश्चन का एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ जो डिविडेंड से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे डिविडेंड का कुछ भी नहीं दे रखा, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया गया होता कि डिविडेंड कितना है। यहाँ पर देखो कहा गया इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000। अब देखो मैंने आपको दो डिविडेंड्स के बारे में बताया, एक इंट्रीम डिविडेंड और एक प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड की जो करंट ईयर का होता है उसको हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मानते हैं और उसे हम कहीं भी पोस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हमारा होता है प्रीवियस ईयर का, जिसे हम दो जगहों पर पोस्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझाऊंगी। अब बात आती है इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड को जो हम लिखते हैं वो हमारा होता है ड्यूरिंग द ईयर। इंट्रीम डिविडेंड का मतलब ही यही है कि ड्यूरिंग द ईयर, हाफ ईयरली आपको कितनी एज अ डिविडेंड पे किया गया, आपको कितना मिला है। ठीक है, तो डिविडेंड को, इस डिविडेंड को हम दो जगहों पर लिखते हैं। सबसे फर्स्ट हम कहाँ लिखते हैं और सेकेंडली हम कहाँ लिखते हैं, हम वो देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं जो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है उसमें हम प्लस करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में प्लस करते हैं। और सेकंड जो एक सेकंड जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसमें हम माइनस करते हैं, क्योंकि देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं तो कैश फ्लो मतलब हमारे से पैसा जा रहा है, हम एज अ कंपनी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, तो उसमें से हमारी तरफ से पैसा जाता है। तो जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उसमें से माइनस होगा जो हमारा इंट्रीम डिविडेंड पेड है, क्योंकि वो पे कर रहे हैं, उनकी तरफ से पैसा जा रहा है। सेकेंड जो हम बात करते हैं वो नोट्स टू अकाउंट, जो कि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का हम देखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो उसमें हम यहाँ पर प्लस करेंगे। दो होगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा। माइनस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से और प्लस कहाँ पे, हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो एडजस्टमेंट्स होती है, जो नोट्स टू अकाउंट होता है, उसमें हम यहाँ पर प्लस करेंगे। तो देखो अब यहाँ पर इंट्रीम डिविडेंड दे रखा है, हम इसका आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कहीं भी डिविडेंड की बात नहीं है, यहाँ पे डिविडेंड की नहीं है। यहाँ देखो इंट्रीम डिविडेंड 30,000 माइनस करेंगे हम, 30,000 था इंट्रीम डिविडेंड हमारा, और यहाँ पर देखो हमारा इंट्रीम डिविडेंड यहाँ आ रहा है और इंट्रीम डिविडेंड 30,000 हमने माइनस कर दिया। फिर यहाँ पर हम चलेंगे नोट्स टू अकाउंट में, क्योंकि हमने एक बार प्लस भी करना है। तो यहाँ पर देखो इंट्रीम डिविडेंड 30,000 ऐड हो रहा है। टोटल हमारा पिछले मैंने आपको जो टैक्सेशन का इसी एग्जाम्पल का दिखाया था, 30 और 40 हो गया 70,000, और यहाँ से पहले जो हमारा 50,000 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है, टोटल हमारा हो गया 120।
तो ये तो था हमारा इंटरिम डिविडेंड का एक एग्जांपल। अब आपको मैं प्रपोज डिविडेंड का एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि प्रपोज डिविडेंड कैसा होता है। इस एग्जांपल में देखो, प्रपोज डिविडेंड को एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये सारी एडजस्टमेंट्स दी हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है बैलेंस शीट के थ्रू, और ये सारा हमें नोट्स टू अकाउंट सब कुछ दे रखा है। एंड में क्या कह रहा है, प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ऑफ द ईयर 2014 एंड 15। ईयर कौन सा चल रहा है देखो, 15 एंड 16, मतलब करंट ईयर जो हमारा है वो 15-16 है, और प्रीवियस ईयर मतलब पास्ट ईयर या लास्ट ईयर हमारा कौन सा है, वो 14-15 है। तो 14-15 में जो हमारा डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड, वो 26,000 है, जो कि हमने ड्यूरिंग द करंट ईयर पे किया है। मतलब पिछले ईयर का टैक्स हो या डिविडेंड हो, कुछ भी हो, वो इस साल में हम पे करते हैं। तो 2014-15 का जो डिविडेंड है वो हमने 15-16 में पे किया है, करंट ईयर में पे किया है। तो इसकी एडजस्टमेंट अब कहाँ होगी, मैं आपको बता दूं कि इसकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी। फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम माइनस करेंगे, फर्स्ट होगा ये। सेकंड क्या होगा, हम जो प्लस करेंगे किसमें, नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट में जो कि हमारे टैक्स बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नॉन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में प्लस होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। तो देखो कहाँ जाता है ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होता है आंसर, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो। यहाँ पर आता है डिविडेंड पेड 26,500, यहाँ देखो 26,500 था, और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, टैक्स पेड 26,500 टैक्स पेड माइनस किया गया, ब्रैकेट में है, दैट मीन्स माइनस किया गया है। और यहाँ नोट्स टू अकाउंट में देखो, वर्किंग नोट में जब हमें प्रॉफिट निकालना है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है 26,500। तो ये था हमारा डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। मैंने अब आपको इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड दोनों को ही समझा दिया है। तो देखो मैंने अब तक आपको क्या करवाया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मैंने आपको करवा दिया है, डिविडेंड मैंने आपको करवा दिया है, टैक्सेशन मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा बचता है वो हमारा है फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन मतलब कि जो ये डेप्रिसिएशन है ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मेरी स्पेलिंग पे मत जाइए, मैं स्पीड में गलती से लिख देती हूँ जो भी होता है, तो आप सिर्फ समझिए। मेरी स्पेलिंग्स पे प्लीज़ मत जाना, कोई भी मिस्टेक हो तो आई एम रियली सॉरी, बट स्पेलिंग्स पे मत जाना। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले बताया डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास एक सिंपल मैथड होता है जिसे हम ओरिजिनल मैथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब कि इसमें वैल्यू गिरती रहती है एक एसेट की, फिर हम करते हैं, और सिंपल मेथड में सिंपली हम करते रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ही समझते हैं कि ये दोनों में की एडजस्टमेंट्स कैसे होगी। मैं इसे भी आपको बुक के थ्रू ही समझाना चाहूँगी कि बुक के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। देखो प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट का आप बात करते हैं तो दो तरीके से मैंने आपको बोला कि फिक्स्ड एसेट को जब हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल मेथड से करते हैं, जिसे हम सिंपल मेथड भी बोलते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो गया जिसे हम इन शॉर्ट ग्रॉस मेथड बोल देते हैं। ठीक है, ग्रॉस मेथड हमारा कौन सा होता है, सिंपल कॉस्ट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। नेक्स्ट हमारी बात आती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो इसको हम नेट मेथड भी बोल देते हैं। नेट मेथड और ग्रॉस मेथड दोनों मेथड्स हैं। तो अगर आपके पास ग्रॉस मेथड या नेट मेथड अगर आपके पास लिखा हुआ आए क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है कि किस मेथड की बात हो रही है, ओरिजिनल मेथड की बात हो रही है या रिटर्न डाउन वैल्यू। देखो इस जो मेथड है कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, उसमें क्या होता है कि हमारी जो अमाउंट है, जो हमारी फिक्स्ड एसेट की अमाउंट है वो ओरिजिनल दिखाई जाती है, मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन पर ईयर माइनस नहीं किया जाता। इसको सिर्फ एक अलग से एक अकाउंट बना के, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के या अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के इसको अलग से दिखाया जाता है। मतलब कि जो हमारी, इसका मतलब यही हुआ, इट मीन्स दैट जो फिक्स्ड एसेट है उसको हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये क्या कहता है कि इफ द बैलेंस शीट में अगर हमें ये सीधी सी बात ये कहना चाहता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कि अगर आपको बैलेंस शीट में कहीं भी ये दिया गया हो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तब आप क्या करोगे, तब आपको ये समझ जाना है कि जो आपकी अमाउंट है, जो फिक्स्ड एसेट की अमाउंट है वो आपको ओरिजिनल दी गई है, उसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया गया है। आपको इसके दोनों ही अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको
इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाने के लिए द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट परचेज एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी फाउंड आउट। जब आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना है तब आपको आपने पहले लिखना है बैलेंस बीडी कितना है, बैलेंस सीडी कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपने सेल कितनी की है एसेट्स और परचेज कितनी की है एसेट, और आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा या लॉस पता चल जाएगा जो भी आपने सेल और परचेज पे हुआ है आपको। फिर नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो अगर हम बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, हमें कितना चार्ज किया है, हमसे जो डेप्रिसिएशन है वो कितना चार्ज हो रहा है, तो वो उससे हमें पता लग जाएगा। देखो इसमें क्या कहते हैं कि सबसे फर्स्ट हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए आपको डेप्रिसिएशन दिया गया होगा पास्ट ईयर का एंड करंट ईयर का। तो सबसे बड़ी चीज़ डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, एक फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है, जैसे कि हमने टैक्सेशन में किया था। तो यहाँ पर बाय बीडी और टू बैलेंस सीडी इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। एसेट हो तो ये लाइबिलिटी है डेप्रिसिएशन, एसेट हो तो क्या होता है यहाँ पर बीडी यहाँ इस साइड में आ जाता है टू में, और जो हमारा बाय बैलेंस सीडी हो जाता है, उल्टा हो जाता है। एक चीज़ याद रखना, जो लाइबिलिटी है उसमें इस तरीके से होता है और जो एसेट है उसमें इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यही मेन इसका अकाउंट बनाने में मेन डिफरेंस यही आता है। तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे जो हमारे डेप्रिसिएशन की हमें क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस जो भी हमें बैलेंस शीट में दी गई होगी हम वो वहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद हमें बता रखा होगा कि हमने एक एडजस्टमेंट में हमें बता रखा होगा कि हमने एक एसेट बेची और उस एसेट को बेचने पे हमने इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो जितना भी हमें डेप्रिसिएशन दिया गया होगा उस एडजस्टमेंट में, तो वो डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर लिखना है। फिक्स एसेट का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है, और बैलेंसिंग फिगर निकाल के हमें करंट ईयर डेप्रिसिएशन का पता लग जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा फिक्स एसेट अकाउंट बनेगा, जैसे कि हमने कहा 2 अकाउंट्स इसमें बनेंगे अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से चल रहा है, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या कहता है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्या कहता है, एट कॉस्ट, मतलब कि यहाँ पर हमारे जो एक एसेट है उसकी ओपनिंग बैलेंस कितना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी में हम लिखेंगे उसकी क्लोजिंग बैलेंस। फिर उसके बाद बात आती है कि अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो हमने यहाँ पर लिखा था जब भी फिक्स्ड एसेट बेची तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा वो आएगा यहाँ पे। डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है तो लॉस जो होगा हमारा ऊपर आएगा, जैसे कि हमारा +1 में आपने किया होगा जो हमारे रूल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट रूल यही कहता है कि डेबिट ऑल जो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसीलिए डेबिट बाय मतलब डेबिट अगर हम एंट्री करें तो यही आएगा ना, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, यही आएगा। तो इसी तरीके से जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो डेबिट हुआ है क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा लॉस होता है। नेक्स्ट वही कि उस एसेट्स को बेचने पे हमारा कितना डेप्रिसिएशन लगा और उसी एसेट को बेचने पे हमारे कितना लॉस हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी कि कैसे ये बोलना चाहता है। नेक्स्ट हमारा बैंक अकाउंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हम यहाँ पे लिख देंगे। सेल यहाँ पे जाएगा तो परचेज यहाँ आता है, क्योंकि सेल करने से हमारे पास पैसा आता है तो बाय ऊपर बाय बैंक, और अगर परचेज कर रहे हैं कोई भी एसेट, परचेज करने से पैसा जाएगा तो टू बैंक, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट से टू बैंक। और अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है कुछ भी बेचने से तो यहाँ पर आएगा, खरीदने बेचने से कुछ लॉस होता है तो यहीं पर इसी साइड बाय में, और प्रॉफिट हमारा टू में। तो ये था हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट अगर हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से किया है। नेक्स्ट हमारा आता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब कि हम हर साल उस जो हमारी जो फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू को हर साल डेप्रिशिएट करते जा रहे हैं, हम उसको हर साल कम करते जा रहे हैं। इसका मतलब है वैल्यू जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम नेट मेथड भी बोलते हैं। जो पिछला हमने मेथड किया उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस मेथड। अब देखो इसमें क्या कहना चाहता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मैंने आपको बताया कि हर साल हम क्या है उस अमाउंट को, हमारी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसे हम फिक्स एसेट की जो अमाउंट है वैल्यू है उसमें से हम हर साल कम करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कहते हैं, व्हेन द बैलेंस शीट हैव नॉट या डज नॉट हैव एनी आइटम रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब प्रोविजन ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई भी आइटम अगर आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो फिक्स एसेट है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की तरफ से चल रही है, कि आपको इकट्ठा करके अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया जा रहा है जिस तरीके से आपको ए पार्ट में दिया जा रहा था, ठीक है। तो ए इसमें यही बोलना चाहता है कि आपको डेप्रिसिएशन हर साल आप माइनस कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो फिक्स एसेट जो है अकाउंट विल बी प्रिपेयर
प्रिपेयर ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही आपको बनाना है, और जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा उसे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ये इसका रूल है। क्रेडिट साइड में क्यों शो करेंगे, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा लॉस है, तो हमारा रूल मैंने आपको पहले ही बताया कि डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ करेंगे हम। बैलेंस बीडी एसेट है, इसलिए टू में बैलेंस बीडी और बाय में क्रेडिट बैलेंस सीडी। ठीक है, अगर हमारा लाइबिलिटी होती तो कहाँ होता, बाय में होता, और यहाँ पर टू में, यहाँ पे नीचे होता हमारा सीडी। लेकिन ये हमारी एसेट है, एसेट का कोई भी अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो पहले यहाँ पे टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी इस तरीके से होगा। फिर बात करते हैं हमने कोई चीज़ बेची है तो सेल करेंगे तो हमारा बाय में आएगा, बाय बैंक। मैंने आपको पहले बता दिया बैंक ऊपर क्यों आया है, दोबारा अगर आपको कोई क्वायरी है तो आप पीछे जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर हमने सेल किया तो बाय बैंक ऊपर आ गया, लॉस हो गया तो यहाँ पे आएगा, डेप्रिसिएशन हो गया तो यहाँ पे आ गया। मैंने आपको ये चीज़ें सारी पहले बता दी हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर आपने कोई भी प्रॉफिट हो जाता है, सेल करने से प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पर टू में लिखते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा टू में जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो आ जाएगा यहाँ पे। और कोई भी बैलेंस बचता है तो उसे हम लिख देंगे कि ये हमारा जो बैलेंस है ये हमने परचेज किया होगा। ठीक है, परचेज किया होगा, ये हमें अज्यूम करना पड़ता है, तो यही चीज़ बोलते हैं कि बैलेंस हम अज्यूम कर लेंगे एज अ परचेजिंग ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। तो ये था हमारा फिक्स्ड एसेट का प्रपोर्शन। इसको मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। मैं आगे एक क्वेश्चन देखती हूँ, अगर होगा तो। सेकंड ही क्वेश्चन में मुझे एक पॉइंट मिला, कहते हैं कि यहाँ पर फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं जिसमें पेटेंट दे रखे हैं। पेटेंट हमारे एक इनटेंजिबल एसेट्स हैं, तो इसको हम नहीं लेंगे। टेंजिबल एसेट्स में देखो ये क्या कह रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो 3 लाख थी और 3 लाख ही है। 3 लाख 2017 में थी और 3 लाख ही 2018 में है, कोई चेंजेस नहीं हुए। हम यहाँ से देखें तो हमें कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर हम एडजस्टमेंट की तरफ पलटें तो हमें एडजस्टमेंट बोलती है कि एक बिल्डिंग है जो हमने परचेज की है 37,500 की। एक बिल्डिंग है जो हमने परचेज की है 37,500 की, और एक ओल्ड बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू जो है वो 31,500 की है, लेकिन उसे हमने बेच दिया एट द लॉस ऑफ 2500। 2,500 के लॉस से हमने एक बिल्डिंग को बेच दिया जिसकी बुक वैल्यू 31,500 है, मतलब कि 31,500 जिसकी वैल्यू है उसको हमने एट द लॉस ऑफ 2500 की हमने लॉस में उसे बेच दिया है। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, तो इसमें सबसे फर्स्ट देखो कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट, तो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन यही होगा, टैक्सेशन, सॉरी नॉट अ टैक्सेशन, इसमें आपको देखना है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पर दे रखा है, नहीं दे रखा, आपको अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। एडजस्टमेंट में देखो आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, नहीं दे रखा। तो अब आप क्या करोगे, तो आपको अब एक ही काम करना है, आपको एक अकाउंट बनाना है, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो सबसे फर्स्ट देखो क्या लिखेंगे हम, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, इसलिए बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी कहाँ जाएगा बताइए आप लोग। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ वीडियो नॉट अ लाइव क्लासेस। सो यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा टू बैलेंस बीडी और नीचे जाएगा टू बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, कैरिड फॉरवर्ड यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखो आपको जो बिल्डिंग की है अमाउंट कितनी दे रखी है, 3 लाख और 3 लाख दे रखी है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 3 लाख, यहाँ पर लिख दीजिए, और 3 लाख यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, आपको इतना जो है अमाउंट आपको दे रखी है। नेक्स्ट आपको क्या कहता है, 3 लाख और 3 लाख आपने लिख दिया है। नेक्स्ट आपको कहता है कि बिल्डिंग परचेज आपने की 37,500 की। अब जब आप बिल्डिंग परचेज करोगे तो आप कहाँ लिखोगे, यहाँ डेबिट साइड में लिखोगे या क्रेडिट साइड में लिखोगे। बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग परचेज करने पर हमारी तरफ से पैसा गया है, पैसा जाएगा तो एंट्री आएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, किस चीज़ के लिए, परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, कितने की हमने खरीदी है, 37,500 की, तो यहाँ पर लिख दो 37,500, ये हमारी हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या कहता है कि ओल्ड एक बिल्डिंग थी, एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू 31,500 थी, जिसकी बुक वैल्यू 31,500 थी। हम यहाँ पर रफ वर्क करते हैं, 31,500 थी, जिसका लॉस जो हो गया हमें 2,500 रुपये लॉस हो गया। लॉस हम माइनस करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कि बाय हमारा लिखेंगे लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट, या फिर लॉस ऑन बिल्डिंग लिख सकते हैं हम। फिक्स्ड एसेट मैं एक बार लिख रही हूँ यहाँ पे, आप बिल्डिंग भी लिख सकते हैं। लॉस ऑन बिल्डिंग कितना हुआ हमारा, लॉस बिल्डिंग 2,500 लिख दिया। नेक्स्ट अब देखो, अब यहाँ पर हमने लिखना है कि 3100 की बिल्डिंग थी, उसके बाद यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर इसका आ जाएगा 29,000 इसका जो है अमाउंट आ रहा है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बिल्डिंग थी जिसका अमाउंट 31,500 था, जिसको हमने 2500 के लॉस से बेचा, तो कितने अमाउंट हमारे पास आया, तो हमारे पास 29,000 रुपये आए। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखोगे सेल ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग को बेचने से आपके पास कितने रुपए आए, 29,000 आपके पास अमाउंट आई है। अब इसको आपको टैली करना है, आप टैली करोगे तो यहाँ पर 3,37,500, और इसको अगर आप करोगे तो 3,29,000 और 2,00,000, ये आप करोगे तो आपका कम आएगा। जितना कम आएगा उसको आपको माइनस करना है, मैं आपको करके दिखाती हूँ कितना आता है। तो इसका टोटल करने के बाद 3,25,000 और 29,000 को करने के बाद आपका आता है 131,500, तो इतना आ रहा है। लेकिन अपना टोटल तो इतना, यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, हमें इतना लिखना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ कमी आ रही है। कितने रुपए की कमी आ रही है, हमें करना है माइनस 3,37,500 में से हमें 1,31,500 माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6,000 रुपये हमारा माइनस आ जाएगा। जस्ट एक मिनट 33, यहाँ पे 33 है, यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे तो 6,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर 6,000। लेकिन अब यहाँ पर हमने सेल भी कर दी है, हमारा ये एक तरह का लॉस है, लॉस हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो लॉस अगर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहाँ पर हमारा लॉस नहीं आएगा, हमारा यहाँ पर डेप्रिसिएशन आएगा। तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय में आएगा। तो यहाँ पर देखो टैली हो जाएगी इसकी। हमने क्या किया, बैलेंसिंग फिगर किया सबसे फर्स्ट। देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे फर्स्ट बैलेंसिंग फिगर किया 3 लाख और 3 लाख। फिर हमने उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 37,500 की न्यू बिल्डिंग परचेज हुई, हमने कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या था कि 31,500 की एक बिल्डिंग थी जिसमें से 2,500 रुपये हमारा लॉस था, तो हमने उसमें बेची है। 31,500 में से 2,500 माइनस किया, 2,500 लॉस माइनस किया, तो इतना आ गया। हमारी सारी आइटम्स हो गई। हमने जब टैली की तो हमारी टैली कंप्लीट नहीं आया, पूरा आंसर अच्छे से नहीं आया, तो हमें पता लगा कि कुछ बैलेंसिंग फिगर है। तो क्या बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग है हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हमने किया, 6,000 आया, तो हमारी टैली हो गई, और यही हमारे क्वेश्चन आता है, यही हमारा मेन आंसर है। तो ये था हमारा कि हम किस तरीके से किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी फिक्स्ड एसेट का, लॉन्ग टर्म एसेट का, फिक्स्ड एसेट का हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, हमने सबसे फर्स्ट, मैं आपको पहले ही बता दूं कि फर्स्ट वीडियो में मैंने एक थ्योरेटिकल प्रोपोर्शन को कंप्लीट किया है। सेकंड में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड मैंने फॉर्मेट बताया है, जो भी हमारा फॉर्मेट है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, जो कि रिवाइज्ड है अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। इनडायरेक्ट मेथड है जो कि, और जो थर्ड वीडियो, आज की जो हमारी वीडियो थी, उसमें मैंने आपको सबसे फर्स्ट जो बताया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताया। उसके बाद मैंने आपको टैक्सेशन का बताया, फिर मैंने आपको डिविडेंड का बताया, फिर अब मैंने आपको फिक्स्ड एसेट के डेप्रिसिएशन का बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं इस ये जो वीडियो होगी नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की, उसको मैं अपलोड कर दूंगी। इसमें मैं प्रैक्टिकल प्रपोर्शन की एडजस्टमेंट्स को साथ लेके चलूँगी, जिसकी मैंने आपको मेन चीज़ें आज समझा दी हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, ताकि आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन एज सुन एज जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। थैंक्स अ लॉट।